हाँ जी, आ गए। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा। मैं हूं सारथी सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। चलो जी, हम लोग ने चालू किया था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मैंने तुम्हें चालू किया था मनी के साथ। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म हो चुका है। अगर तुमने नहीं देखा है, जाकर चैनल पे अवेलेबल है, देख लो तुरंत से जाकर। हमने मनी एंड बैंकिंग को दो हिस्सों में बांटा था। मनी मैंने तुम्हें करवा दिया है, तुमने देख लिया होगा। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। अब दो हिस्सों से बांटने में पता है फर्क क्या पड़ता है। मनी अच्छे से समझ लिया, अब बैंकिंग समझने में काफी आसानी होगी, क्योंकि हर एक के क्वेश्चन भी अलग अलग कर लिए हमने। उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बढ़ने वाली है। ठीक है बेटा, चलो जी। तो बोर्ड एक्सप्रेस में सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको ले जा रहे हैं ऐसी जर्नी पे जिसमें आप बनेंगे नेक्स्ट टॉपर। तो बने रहना लास्ट तक, वरना खाओगे पिटाई तुम लोग। चलो आयो, बोर्ड एक्सप्रेस में बैंकिंग पार्ट पे चलते हैं। सर बैंकिंग क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? देखो, कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि पैसा एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट करता है और लोन भी देता है। जैसे कि ये हमारा एक बैंक है, एक्सिस बैंक ले लो। ठीक है, ये पब्लिक से क्या करता है, पब्लिक इनके पास अकाउंट खुलवाती है, पैसा डालती है, हाँ या ना। ये मनी चला गया इनके पास, और बदले में आप देखोगे ये कुछ नीडी लोग भी होते हैं। हर आदमी के पास पैसा नहीं है रखने के लिए, कुछ लोगों को जरूरत भी पड़ती है। तो कुछ लोग जो जरूरत मांगने के लिए आते हैं बैंक के पास, वो बदले में जो पैसा इकट्ठा हुआ है पब्लिक का, वो इनको दे देती है लोन के फॉर्म में। ठीक है बेटा, ये इनका मेजर दो काम होते हैं किसके, कमर्शियल बैंक के। इट इज एन इंस्टीट्यूशन which accepts deposits from the public and gives loan and advances to those who need them। जिनको जरूरत हो उनको लोन देती है, और जिनके पास पैसा है उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओए चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फटाक से देखते हैं। चलो बेटा जी, अब बात करेंगे कमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शंस की। क्या फंक्शन होते हैं? एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कमर्शियल बैंक का प्राइमरी रोल क्या है, क्या काम करता है, जो अपन ने अभी बात करी, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और दूसरों को लोन देना जिनको जरूरत हो। अब डिपॉजिट करने के कितने तरीके होते हैं, कैसे एक्सेप्ट करते हैं? देखो, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स के थ्रू, सेविंग डिपॉजिट्स के थ्रू और एफडी के थ्रू, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट के थ्रू। ठीक है बेटा, लोन देने के कितने तरीके हैं? कैश, क्रेडिट, डिमांड लोन और शॉर्ट टर्म लोन। ये कुछ तरीके हैं इनके लोन देने के। लेकिन क्या कमर्शियल बैंक का सिर्फ पैसा लेना और पैसा देना ही होता है क्या? उसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? है। देखो, सेकेंडरी फंक्शन क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देना, डिस्काउंटिंग कर देना बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, कुछ एजेंट की तरह एक्ट करना कस्टमर्स के लिए। एजेंट की तरह क्या एक्ट करता है? ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कंसल्टेंसी दे देना टैक्स की, ऐसे कुछ फंक्शन है, इन सबको अपन पढ़ेंगे विस्तार से। जनरल यूटिलिटी फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जहां पर सिर्फ और सिर्फ यही काम नहीं हो रहा है, इसके अलावा लॉकर फैसिलिटी से कई सारे आपको फैसिलिटीज भी देते हैं लोग। ठीक है, इनको विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए चलते हैं सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के ऊपर। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में हमारे पास तीन टाइप है, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग्स डिपॉजिट। अब ध्यान से सुनना, करंट अकाउंट जो है वो एक बिजनेसमैन स्पेशली यूज करता है। क्यों वो बिजनेसमैन करता है, उसके पीछे का रीजन बताता हूं मैं आपको। देखो, करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट ही नहीं है, दिन के जितने ट्रांजैक्शन करना चाहो उतने अलाउड है। मतलब कि मुझे 10 बार पेमेंट करनी हो, 20 बार करनी हो, 40 बार पेमेंट आना है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और इस पे ब्याज भी नहीं मिलता आपको, 0% इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इसका क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो, बिजनेसमैन को बहुत पेमेंट्स करने होते हैं दिन के, और उनके पास बहुत पेमेंट आते हैं। तो उसमें अगर लिमिट सेट हो जाएगी तो ना वो पेमेंट कर पाएंगे, ना उनके पास रिसीव हो पाएगी, और प्रॉब्लम आ जाएगी इस वजह से, तो उनका बिजनेस रुक जाएगा। हाँ या ना? तो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स में जितना भी पैसा आता है तो बैंक इकट्ठा करता है। जैसे बिजनेस को पेमेंट मिलती है, पैसा आता है, वो सारा पैसा किसके पास जाता है? बैंक के पास जाता है। ठीक है बेटा, तो बैंक के पास पैसा आ गया, डिपॉजिट्स आ गए। दूसरा देखो, एफडी, ये फिक्स्ड डिपॉजिट आपने सुना होगा, जिसको हम टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। आपने घर में कई बार ना ऐसे नाम सुने होंगे एफडी के बारे में, कि घर बनाना है, एफडी तुड़वा ले क्या, बच्चों की फीस पे करनी है, एफडी तुड़वा ले क्या, अच्छा पैसा इकट्ठा हो गया, एफडी करवा लो। ये क्या है एफडी, आज मैं समझाता हूं। देखो, एफडी में सिर्फ दो ट्रांजैक्शन होते हैं, इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, इसमें मात्र दो ट्रांजैक्शन होते हैं। दो ट्रांजैक्शन मतलब एक पैसा को डिपॉजिट करना और दूसरे का पैसा का, उसी पैसे को कुछ समय बाद, मतलब 10 साल बाद, 20 साल बाद, जितना भी आपने टाइम फिक्स किया होगा, उसके बाद उस पैसे को विड्रॉ करना, उसे एफडी कहते हैं। मतलब एक एग्जांपल से बताता हूं, 10 लाख रुपए है मेरे पास, मैंने बोला 10 साल के लिए इसको जमा कर लो बैंक तुम। मैं किसी बैंक के पास गया, मैंने बोला भाई इसके एफडी कर दो। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। ये 10 लाख रुपए मैंने जाके डिपॉजिट कर दिए। अब 10 साल बाद मैं पैसा लेने आऊंगा और मुझे ये बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर साल मुझे इस पे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 8%, 7%, 9%, जितना भी बैंक देगा उतना मुझे इस पे ब्याज मिल रहा है। मतलब इसमें सिर्फ दो ट्रांजैक्शन है, कितने कि एक डिपॉजिट और दूसरा विड्रॉल, पर एक समय के बाद। अगर उस समय को आप नहीं करते, बीच में पैसा निकालना चाहते हो, उसे ही आप एफडी तोड़वाना कहते हैं।
ठीक है बेटा, उसमें आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते जो कि समय मैच्योरिटी के टाइम पे मिलते हैं आपको। क्लियर? लेकिन अब इन दोनों की वजह से ना प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इन दोनों ही या तो बहुत एक्सट्रीम है, या तो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन है और इस पे ब्याज नहीं मिल रहा है, इस पे ब्याज अच्छा मिल रहा है लेकिन 2 ही ट्रांजेक्शन है। तो इन दोनों के मिक्सचर से ना आपने सेविंग्स डिपॉजिट बनाया। ये यूजुअली कौन लोग यूज करते हैं? जिनकी सैलरी होती है, सैलरी जो लेते हैं, मतलब एम्प्लॉइज यूज करते हैं इसको, एम्प्लॉइज लोग ज्यादा यूज करते हैं। दिन के 5 ट्रांजेक्शन है, दिन में 40,000 रुपए से ज्यादा आप कैश नहीं निकाल सकते। ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स को सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट करता है। जैसे कि ये क्या होता है बेटा, इसमें दिन के ट्रांजेक्शन फिक्स्ड होते हैं कि 4 ट्रांजेक्शन 5 ट्रांजेक्शन ही आप कर सकते हो। ठीक है, इस पे आपको ब्याज मिलता है लेकिन थोड़ा कम मिलता है। जैसे इसमें 0% मिल रहा था, इसमें 8% मिल रहा था, तो इसमें आपको 4% मिल जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों के मिक्सचर से इसको बनाया जाता है और तीनों में पैसा एक्सेप्ट होता है बैंक के द्वारा, तीनों में पैसा आ रहा होता है बैंक के पास। ठीक है बेटा, अब बैंक के पास पैसा आ गया, अब होंगे कुछ लोग जिनको जरूरत भी होगी, हाँ या ना, कुछ लोग लोन मांगने आएंगे। तो लोन मांगने के टाइम क्या करोगे? कैश क्रेडिट एक ऐसा फॉर्म ऑफ लोन है जो कि करंट एसेट्स के बदले दिया जाता है। करंट एसेट्स जैसे कि आपके शेयर्स, आपके स्टॉक, बॉन्ड्स, इनको कहते हैं। इनके बदले में जो लोन दिया जाता है उसे हम कैश क्रेडिट कहते हैं। डिमांड लोन्स क्या होते हैं? डिमांड लोन्स एक ऐसे लोन हैं जो कि बैंक के द्वारा डिमांड पर रिकॉल करे जा सके, ऐसे लोन को हम डिमांड लोन कहते हैं। ठीक है बेटा, और शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन एक कम समय के लिए लिया जाने वाला एक ऐसा लोन होता है, उसे हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। ठीक है बेटा, जहां पे एक पैसे जो बोरोवर होता है वो पैसे लेता है और कुछ समय के अंदर उसको लौटाता है कुछ इंटरेस्ट के साथ, उसे हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ आपको पढ़ने लिखने लायक नहीं है। अब आता है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ध्यान से सुनना, आपका अकाउंट का जो बैलेंस है, बैलेंस जो है, ठीक है बेटा, आपका खुद का जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसका जो बैलेंस है ना, मान लो वो है 1,000 रुपए। कितने रुपए? 1,000 रुपए। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? 1,000 रुपए। लेकिन आपको जरूरत पड़ गई कितने की? आपको करना था 5,000 रुपए का पेमेंट। कितने का? 5,000 रुपए का पेमेंट करना था। तो आपने क्या किया? आपने बोला यार, बैंक बोलता है कि आप एटीएम में गए और बैंक ने बोला एक काम करो, तुम 5,000 रुपए विड्रॉ कर लो, मैं अलाउ करता हूं तुम्हें। कैसे? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू। ओवरड्रॉ कर लो तुम, जितना तुम्हारे पास है नहीं ना, उससे ज्यादा पैसा तुम निकाल लो। तुम्हारे पास 1,000 रुपए अकाउंट में, तुम 5,000 निकाल लो, मैं तुम्हें देता हूं 5,000 रुपए, अपनी जेब से 4,000 रुपए देता हूं, पर तुम्हारा जो अकाउंट का बैलेंस होगा ना, वो मैं तुम्हें नेगेटिव में कर दूंगा। तो जिनके लोगों के नेगेटिव में अकाउंट बैलेंस होता है ना, आपने देखा होगा ना कि अकाउंट बैलेंस कितना है तुम्हारा? नेगेटिव 3,000, मतलब उनने ओवरड्रॉ किया हुआ है। जितने उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे उससे ज्यादा पैसे निकाल लिए, तो अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो नेगेटिव में चला जाता है। फिर जब भी आप जमा करवाओगे पैसा, तो पहले ये पैसा कटेगा और फिर बाद में जो बचेगा वो बैलेंस उसमें दिखेगा। जैसे कि मान लो अगली बार तुम गए, अभी तो तुमने 1,000 रुपए थे, 5,000 रुपए निकाल लिए, नेगेटिव में तुम्हारा 4,000 रुपए आ गया, तुमने मतलब 5,000 रुपए में से 4,000 रुपए ओवरड्रॉ कर लिए, है ना। इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। तुरंत आपको चाहिए था पैसा, हमने दे दिया, ओवरड्रॉ कर लिया। ठीक है बेटा, अब जैसे ही तुम नेक्स्ट टाइम जब डिपॉजिट करने जाओगे, तो पहले 4,000 रुपए कटेंगे और फिर उसके बाद जो है जो भी अमाउंट बचेगा वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे 10,000 रुपए तुमने जमा किए तो 4,000 रुपए कट जाएंगे और तुम्हारा अकाउंट बैलेंस दिखेगा 6,000 रुपए। ठीक है बेटा, इसे हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं कि जितना तुम्हारे पास नहीं हो उससे ज्यादा तुम ड्रॉ कर लो, विड्रॉ कर लो। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत प्यारा पॉइंट है बेटा। क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे ये सानी सर हैं, ठीक है बेटा, ये तुम्हारे सानी सर हैं और ये है तुम्हारे दिगराज सर। ठीक है, ये तुम्हारे दिगराज सर हैं। ठीक है बेटा, अब हुआ क्या, दिगराज सर और मेरे बीच में एक डील हुआ जिसमें मैंने बोला कि सर ने मुझे क्या बोला, सर ने बोला कि यार एक काम करो, ये लो सामान, तुम 1,00,000 रुपए का सामान है, ये 1,00,000 रुपए का सामान है सानिध्य सर, 1,00,000 रुपए का सामान है, ये आप रख लो, बदले में मुझे पैसे दे दो। मैंने बोला यार सर पैसे तो नहीं है मैं, लेकिन आपको ये पैसे ना 3 महीने बाद दे पाऊंगा। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। तो सर ने बोला यार पर मैं कैसे विश्वास करूं आप पे, मतलब हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, मान लो ऐसा, कैसे विश्वास करूं आप में। तो देखो मैंने बोला एक काम करते हैं सर, मैं एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना देता हूं। क्या बना देता हूं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें मैं लिखता हूं कि आई प्रॉमिस टू पे दिगराज सर 1,00,000 रुपए टू ऑन दिस आफ्टर 3 मंथ्स, मैं उनको 1,00,000 रुपए दूंगा विद इतना इतना इंटरेस्ट के साथ। ऐसे करके मैंने कुछ आपको यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन किया और मैंने यहां पे साइन करके दिगराज सर को दे दिया। अब दिगराज सर के पास क्या आया? पैसा नहीं आया, लेकिन उनके पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके कागज आ गया, प्रॉमिसरी नोट आ गया। ठीक है बेटा, अब हुआ क्या, दिगराज सर को ये पैसे जो 1,00,000 रुपए थे वो मैं 3 महीने बाद देने वाला था। कितने महीने बाद? 3 मंथ्स लेटर।
3 महीने बाद। अब दिगराज सर को पड़ गई एक ही महीने के अंदर जरूरत 1 लाख रुपए की, उनको एक ही महीने के अंदर 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। अब क्या करें? अब सर गए मेरे पास, उनने बोला सानिध्य सर आपने बोला था 3 महीने बाद पैसे दोगे, लेकिन अब मुझे 1 महीने बाद ही जरूरत पड़ गई, मुझे पैसे दे दो मेरे। मैंने बोला सर मैंने आपको पहले ही बोला था 3 महीने तक मेरे पास मत आना, मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करके दिया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 3 महीने के बाद आपको पैसे दूंगा, आप 3 महीने से पहले नहीं आ सकते मेरे पास। तो सर बोले यार मुझे पैसे की भी जरूरत है, ये आदमी पैसे भी नहीं दे रहा मुझे, अब क्या करूं मैं? तो सर गए किसके पास? बैंक के पास। किसके पास गए बेटा? बैंक के पास गए। ठीक है, बैंक के पास गए। उन्होंने बोला बैंक को कि एक काम करो, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तुम रख लो। क्या कर लो? तुम रख लो। ठीक है, और मुझे इसके बदले में 95,000 रुपीज, किसके बदले में? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले में तुम मुझे जो है 95,000 रुपीज दे दो। कितने? 95,000 रुपीज। ठीक है, इसकी डिस्काउंटिंग कर दो। क्या कर दो? डिस्काउंटिंग। देखो 1 लाख रुपए का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, हाँ या ना? तो सर ने बोला एक काम करो, मुझे तुम 95,000 दे दो, बदले में जब 3 महीना हो जाएगा कंप्लीट, 2 महीने बाद तुम ये बिल लेके चले जाना सानिध्य सर के पास, और जब तुम बिल लेकर जाओगे तो वो तुम्हें 1 लाख रुपए दे देंगे। अच्छा सर, मतलब बैंक को यहां पे 5,000 रुपए का मुनाफा हो गया। क्या हो गया? 5,000 रुपए का मुनाफा। इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिगराज सर के पास था, उनको जरूरत पड़ी, वो गए बैंक के पास, बैंक के पास बोला यार देखो मेरे को तुरंत पैसे की जरूरत है, इसलिए मुझे 1 लाख की जरूरत नहीं है, मैं 95,000 भी लेने को तैयार हूं। तो एक काम करो, तुम मुझे 95,000 दे दो, जब 3 महीने का समय कंप्लीट हो जाएगा ना, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जाना सर के पास, सर तुम्हें 1 लाख रुपए दे देंगे, जिससे बैंक को 5,000 का फायदा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। की बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 1 लाख का अमाउंट था, उसकी डिस्काउंटिंग कर दी, 95,000 का कर दिया, और पैसे दे दिए सर को, बाद में जाके बैंक मुझसे पैसे ले लेगा 1 लाख रुपए। ठीक है बेटा, आई होप तुम्हें समझ आया हो। क्लियर? चलो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शन क्या होता है? एक तरह का एजेंट की तरह एक्ट करता है कौन? बैंक। बैंक आपका एक एजेंट की तरह काम करता है। एजेंट होता है ना कि आपके बिहाफ पे काम करता है, उस तरीके से। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, बेटे ट्रांसफर ऑफ फंड्स का मतलब है कि हमारे बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे वो ट्रांसफर कर सकता है पेमेंट्स को, जैसे डिमांड ड्राफ्ट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू ये कई सारे पेमेंट्स हमारे बिहाफ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब पैसे को कलेक्ट करना हो या पैसे की पेमेंट करना हो, ऐसे कई सारे काम जो है बैंक हमारे बिहाफ पे कर देता है। सर कैसे करता है? एग्जांपल बताओ रियल लाइफ, जैसे कि ईएमआई कटती है तुम्हारी, हाँ या ना? ईएमआई पूछ के कटती है क्या? बैंक अपने आप काट देता है। ठीक है, टैक्स काटना हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम देना हो, ये ऑलरेडी तुम्हारे बैंक अकाउंट में जब पैसा आता है अपने आप पैसा कट जाता है, बिना पूछे वो तुम्हारे बिहाफ पे पेमेंट कर देता है। और जब तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसा डालता है तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है पैसा मांगने के लिए, वो ऑलरेडी तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा, बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो पैसा भी ले लेता है और तुम्हारे बिहाफ पे पेमेंट भी कर देता है। ठीक है बेटा, फिर आता है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का परचेज और सेल करना, बेटा इंटरनेशनल ट्रेड ना रुके इसलिए आप फॉरेन करेंसीज का एक्सचेंज भी कर सकते हो, खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, है ना? यहां पे पॉसिबल होता है। क्लियर बेटा? फिर आता है आपके पास परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब आपके जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ऐसी कई सारी चीजें आप इनके थ्रू खरीद सकते हो। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, ऐसी कई सारी चीजें हो, ये सब आप ले सकते हो, ये बैंक ले लेता है आपके बिहाफ पे। ठीक है बेटा, उनमें मदद करता है आपकी, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, बेटा इनकम टैक्स के बारे में समझाना और कंसल्टेंसी भी देता है बैंक आपको। इनफैक्ट आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने में और प्रिपेयर करने में भी मदद करता है, ये सब काम करता है, एक एजेंट की तरह काम करता है बैंक। ठीक है, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। सर ये ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर क्या है? आपकी वसीयत होती है ना, वसीयत की देखभाल पता है कौन करता है? बैंक करता है। कमर्शियल बैंक प्रिजर्व्स द विल ऑफ देयर कस्टमर्स एंड ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटर देम टू एग्जीक्यूट देम टू डेथ एज एग्जीक्यूटर्स। देखो अब क्या होता है, बेसिकली यहां पे जो वसीयत है ना, वसीयत की देखभाल भी कौन करता है? आपका ये बैंक करता है। और आपकी डेथ के बाद अगर आपकी जो वसीयत की जो भी नॉर्म्स हैं उसको पूरा करना हो तो वो भी उसके बिहाफ पे करके देता है। ठीक है बेटा, फिर आता है लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस क्या है? कोई सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है, दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स की इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में बताता है टू ट्रेडर्स एंड प्रोवाइड द सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडर टू देयर कंज्यूमर कस्टमर। ठीक है, बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूं तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट जैसा एक काम होता है कि जैसे दो लोग
पार्टी में कोई काम कर रहे हो कि एक इंसान पैसा दे रहा है, दूसरे इंसान उसको सामान दे रहा है, अब सामने वाले को डर लग रहा है कि यार ये पैसा देने लायक है कि नहीं, तो ऐसे रेफरेंस के लिए बैंक आ जाता है बीच में। यार मुझे तो पता है ना किसके अकाउंट में कितना पैसा है, मैं तो बैंक हूं, तो मैं बता दूंगा कि हाँ भाई इसके पास पैसा है, तुम डील कर लो, चलेगा। तो ऐसे कुछ रेफरेंस भी दे देता है, ठीक है बेटा। अब आता है कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शन, इनके अलावा भी कुछ काम होते हैं, एजेंट की तरह एक्ट करने के अलावा भी कुछ काम है। क्या काम है? जैसे कि लॉकर फैसिलिटी। तो हमने देखा है बहुत सारे लोगों के घर में जेवरात जो है वो लॉकर फैसिलिटी में, बैंक के पास लॉकर फैसिलिटी होती है, इनके पास जाओ, अपने जेवरात, घर के कागज और ऐसे कई सारी चीजें आप इनके लॉकर में जाके रख सकते हो, जो कि आपके पास एक चाबी होती है, उससे ही जाके खुलता है, और उनकी एक चाबी होती है, दो लोगों की चाबी होती है, और सिग्नेचर वगैरह मांगते हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, ठीक है बेटा, सेफ होता है काफी। फिर होता है ट्रैवलर्स चेक। देखो ट्रैवलर्स चेक तुमने कभी देखा नहीं होगा क्योंकि यूपीआई वगैरह काफी चलने लग गया है, फॉरेन कंट्रीज में काफी प्रचलन था इसका, और अभी भी है इनफैक्ट। क्या होता है, अभी तो खैर अभी भी चीजें चेंज हो गई, क्योंकि ट्रैवलर्स चेक, नेट बैंकिंग इतनी हो गई है ना कि आप कोई ट्रैवलर्स चेक इतना इस्तेमाल कर नहीं रहे। लेकिन मैं बता देता हूं क्या होता है, जब भी आप कभी ट्रैवल करने जाते हो तो कैश को घुमाने की और कैश को सेव करने की बड़ी एक टेंशन बनी रहती थी कि यार मैं घूमने जा रहा हूं, कैश चोरी हो गया तो, वॉलेट चोरी हो गया तो, किसी ने पैसा चुरा लिया तो उस जगह पे, उस बिहाफ में बैंक एक ट्रैवलर्स चेक करके एक बुक को इशू करता था। उसमें आप कहीं भी जाओ, आप चेक फाड़ के पेमेंट करके उनको दे सकते हो। जिस भी, जैसे आपने कहीं खाना खाया, आपने ट्रैवलर्स चेक का चेक फाड़ा, उतना अमाउंट डाला, आपने उस रेस्टोरेंट वाले को दे दिया, रेस्टोरेंट वाला उसको इनकैश कर सकता है बैंक में जाके, ये ट्रैवलर्स चेक होता है, ठीक है बेटा। लेटर ऑफ क्रेडिट, तुमने पढ़ा होगा ये 11th क्लास बिजनेस के अंदर, जब तुम इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हो उसके अंदर तुम्हें पता है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। एक इंसान बैठा है इंडिया में, दूसरा आदमी बैठा है यूएस में, अब यूएस से सामान भिजवा रहे हो इंडिया में, और इंडिया वाले को पेमेंट करनी है यूएस के अंदर। यूएस वाले बंदे को दिक्कत हो रही है, उसको लग रहा है कि यार इंडिया वाले के पास जिसके सामान भेज रहा हूं मैं तो जानता हूं नहीं, दूसरे देश में बैठा हुआ है, अगर घपला कर दिया तो मैं इसकी कॉलर भी नहीं पकड़ पाऊंगा, सेम देश में होता तो चले जाता, दूसरे देश में जाके किसी कॉलर कैसे पकड़ूं, तो मैं कैसे इस पर विश्वास करूं कि इसके पास पैसा है, ये मुझे पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो इसका जो बेनिफिट या इसका जो क्रेडिट वर्दीनेस दिखाने के लिए बीच में बैंक को आना पड़ता है। ये जो बंदा जो इंडिया में बैठा है ना, ये बोलेगा भाई मेरे पे विश्वास नहीं है ना कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है, इंडिया के जो नेशनलाइज्ड बैंक है इन पे तो विश्वास होगा ना, एसबीआई तो झूठ नहीं बोलेगा, एक्सिस बैंक तो झूठ नहीं बोलेगा। एक काम करता हूं, एक्सिस बैंक को पता है कि मेरे खाते में कितना पैसा है ना, तो मैं उसको बोलता हूं कि मेरा पैसा देख लो और एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो कि मैं एक क्रेडिट वर्दी कस्टमर हूं जिसके पास पैसा है, आप सामान भेजो, बदले में आपको पैसा मिल जाएगा, इसकी गारंटी बैंक ले लेगा, ठीक है। इस वजह से ट्रांजैक्शन हो पाते हैं, लोग एक दूसरे पे विश्वास कर पाते हैं कि बैंक गारंटी लेता है कि हाँ भाई इसके पास पैसा है, मैंने देखा है, तुम भेजो सामान, ये पैसा पेमेंट कर देगा, मैं गारंटी ले रहा हूं इसकी, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है बेटा। अब आता है एक और बात, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। देखो क्या होता है बेटा, आम जनता को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो डरते हैं कि यार किसी स्टॉक में पैसा लगा दिया, नुकसान हो गया तो, और ये बात है 90% लोग जो पैसा लगाते हैं स्टॉक में वो नुकसान ही खाते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, अंडरराइटिंग सिक्योरिटी से कहता है कि लोगों को खुद पर विश्वास नहीं है लेकिन उनको बैंक पे विश्वास है, कि बैंक को तो पता है स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, अगर बैंक ने कोई स्टॉक खरीदा है मतलब वो प्रॉफिटेबल ही होगा, वो कुछ ना कुछ फायदा ही करेगा या कुछ ना कुछ सोच समझ के इन्हें खरीदा होगा। तो जो बैंक स्टॉक्स खरीदता है, लोग कस्टमर बैंक से स्टॉक्स खरीद लेते हैं, डायरेक्टली खरीदते, क्यों? इनको पता ही नहीं है ना, कस्टमर्स को पता ही नहीं है इस बात का कि कौन सा स्टॉक खरीदें, तो उनको बैंक पे विश्वास होता है कि बैंक जो खरीदेगा ना हम बैंक से ही खरीद लेंगे, इसे कहते हैं अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। कमर्शियल बैंक आल्सो अंडरटेक दिस टास्क ऑफ अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज एज पब्लिक हैज द फेथ in the credit worthiness of the banks. Public do not hesitate to buying and selling of securities underwritten by bank, कि बैंक के नाम पर जो सिक्योरिटीज हैं, जो उन्होंने स्टॉक लिए हुए हैं, उन्हीं स्टॉक को या उन्हीं शेयर्स को हम खरीद लेते हैं, क्योंकि बैंक ने खरीदा होगा तो सोच समझ के खरीदा होगा, इस सोच से हम लोग खरीद लेते हैं। लास्ट पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स या डेटा। इसका मतलब है कि कई सारे डेटा को इकट्ठा किया जाता है कि आपके कस्टमर्स की क्या हाल है, कितने लोगों के कितने अकाउंट में पैसे हैं, ऐसे कई सारे डेटास बताए जाते हैं। एंड इनफैक्ट कई सारी रिपोर्ट्स बताई जाती है कि कितना लोग ट्रेड कर रहे हैं, कितना व्यापार हो रहा है देश के अंदर, ऐसे कई सारे डेटास कौन प्रेजेंट करता है, हमारा बैंक, कमर्शियल बैंक करता है, ठीक है बेटा। चलो जी इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से एक बार। चलो बेटा, अभी हमने बात कर लिया था कमर्शियल बैंक की फंक्शन की, अब बात करेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि है मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट क्रेडिटेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ के जाना क्योंकि इससे सवाल आ जाते हैं,
ठीक है बेटा। अब होता क्या है, हमारे इकोनॉमी में हम लोग क्रेडिट का क्रिएशन करते हैं। सर कैसे करते हैं? हमारा जो प्राइमरी फंक्शन है ना, उस प्राइमरी फंक्शन के थ्रू एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को और लोन बांटना, इससे हम क्रेडिट को क्रिएट करते हैं हमारी इकोनॉमी में, है ना। अब ध्यान से देखना, बैंक क्या करता है, बैंक लोन को इशू करता है, ठीक है। किस कॉन्फिडेंस में, किससे करता है? कैश रिजर्व्स की मदद से करता है। और किस कॉन्फिडेंस में करता है? कि इसको हिस्टोरिकली पता है, इसको एक्सपीरियंस है कि हर एक देश का जो नागरिक है वो इकट्ठा पैसे मांगने नहीं आ जाएगा मेरे पास। क्या नहीं आ जाएगा? इकट्ठा पैसा मांगने नहीं आ जाएगा। जैसे कि आपने बोला सर कि आदमी डिपॉजिट करता है बैंक में पैसा, और वही पैसा कोई बैंक जो है किसी और को लोन पे देता है। अगर मान लो ये बंदा वापस अपने पैसे मांगने आ गया, हमने तो ये पैसा लोन पे दे दिया, तो क्या करेंगे? तो हम कुछ रिजर्व रखते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इनको ये पता होता है कि जितना पैसा इंसान ने अपने अकाउंट में डाला है, बैंक अकाउंट में डाला है, वो पूरा मांगने नहीं आएगा, थोड़ा ही मांगने आता है। सैलरी एक बार आती है पूरी, उसमें से छोटे छोटे खर्चे निकालता है आदमी, हाँ या ना, तो पूरा पैसा मांगने नहीं आने वाला। इसको हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है। एटलीस्ट अगर एक दो लोग भी आ गए तो पूरा देश थोड़ी आ जाएगा पूरा पैसा मांगने के लिए, हाँ या ना। लोग अपने अकाउंट में पैसा रखते हैं, जमा रखते हैं, है ना। डिपॉजिटर विल नॉट विड्रॉ देयर फंड्स एट द सेम टाइम। पूरे देश के लोग एक साथ पूरा अपना अकाउंट खाली करते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस कॉन्फिडेंस में वो लोन इशू करते जाते हैं ज्यादा। इन दिस वे कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट मनी मोर देन द टाइम्स ऑफ कैश रिजर्व, कि जितना रिजर्व नहीं है उससे ज्यादा कई बार ये लोग लोन दे देते हैं। कि मतलब हमारे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं रिजर्व के फॉर्म में, कि कल को अगर हमने ये हमारे पास पैसे मांगने आ गए तो हम इनको सिर्फ 1000 रुपए दे पाएंगे, जबकि लोन पे कितना चल रहा है अमाउंट? 4000 चल रहा है, 4 गुना चल रहा है। ऐसी भी चीजें हो जाती हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा अगर नहीं समझ आ रहा है तो, ठीक है। contributes to increase in money supply in the economy. Credit creation depends upon the initial level of deposit और money multiplier, कि money multiplier कितना है और इनिशियल डिपॉजिट कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा। अब समझाता हूं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, इसको बेहतर तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है बेटा। फटाक से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग एक बार। चलो बेटा, अब ध्यान से देखो कि हमारा जो ये एग्जाम्पल है वो क्या बताता है। देखो, हमने माना कि एक बैंक खोला, ठीक है, एक नया बैंक खुला है। पहली बार एक कस्टमर आया और उसने इस बैंक के अंदर 1000 रुपए डिपॉजिट कर दिए, इसीलिए पहली बार हुआ ना, तो इसको हम लोग इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं। इनिशियल मतलब पहली बार डिपॉजिट किया, ठीक है बेटा। अब बैंक के पास जब उसने 1000 रुपए किया तो ये क्या करेगा बैंक? अब पैसा एक्सेप्ट हो गया, अभी किसी को लोन पे भी देगा, हाँ या ना। तो पूरे 1000 रुपए दे देगा? नहीं। तो आरबीआई बोलता है कि यार पूरे पैसे मत देना भाई, अगर तुम 1000 रुपए पूरे दे दोगे, कल को ये मांगने आ गया पैसा, ये पैसा तो इसका है ना, तुम्हारा थोड़ी है बैंक का कि तुमने किसी को भी दे दिया। तो कल को ये पैसे अगर थोड़े बहुत मांगने आ जाएगा तो थोड़े पैसे तो निकाल के रखो कि अगर मांगने आएगा तो उसको दे सके। तो ये इन्होंने सेट किया लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो कि डिपॉजिट में से कुछ हिस्सा निकाल लो कि कल को मांगने आए तो हमारे पास पैसा देने के लिए हो, और उससे जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो लोन पे चढ़ा देना। तो इनका ना एक रेट होता है, एक परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज के हिसाब से आपको रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। मान लो यहां पे इस केस में दिया है लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%, मतलब 1000 का 20% जो होगा वो आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा कि कल को मांगने आएगा बंदा तो आपको पैसे देने के लिए होने चाहिए। तो 1000 का 20% कितना होता है? 200। तो देखो ये रहे कैश रिजर्व, ठीक है, ये रहा 200 अमाउंट। क्या रहा? 200। आपने 1000 में से 200 निकाल लिए कि कल को मांगने आएगा तो इस 200 में से दे देंगे, ठीक है। अब सर 200 से ज्यादा ले लिया तो देखो, जनरली वही वाली बात बोली ना मैंने, जनरली क्या होता है, एक टाइम पे सारे लोग पैसा मांगने नहीं आते। अभी और मैं इसको क्लैरिफाई करूंगा, आगे बढ़ने दो। देखो बचे 800 रुपए, 1000 में से 200 रिजर्व में निकाल दिए, बचे 800। अब 800 क्या कर सकते हो? इसको तुम लोन पे चढ़ा सकते हो, इसको तुम क्या कर सकते हो? लोन पे चढ़ा सकते हो, ठीक है। अब सर लेकिन ध्यान से देखो, ये लोन पे तुमने चढ़ा दिया, अब होता क्या है, जिसको तुमने लोन दिया होगा उसके अकाउंट में डिपॉजिट हुए होंगे, हाँ या ना। तो देखो ये 800 रुपए घूम के कहां पे आ जाता है वापस? सेकेंड राउंड ऑफ डिपॉजिट। मतलब किसी को आपने लोन दिया लेकिन उसके अकाउंट में तो डिपॉजिट हुआ ना, घूम के वापस किसके पास आया पैसा? बैंक के पास ही आया। तुमने क्या किया? एक के अकाउंट से पैसा निकाल के दूसरे के अकाउंट में डाल दिया, पर उसको बोल दिया लोन है, ठीक है। उसके अकाउंट में तो डिपॉजिट हुआ ना, हाँ या ना। तो देखो फिर से डिपॉजिट हो गया 800 रुपए, हाँ या ना। अब सेम वही काम करोगे, इसका 20% निकालो जो कि है 160, रिजर्व में रख दो, ठीक है। हम ऐसे रिजर्व बढ़ाते जा रहे हैं, अपने कैश रिजर्व बढ़ाते जा रहे हैं। अब जो 160 इसमें से हटा होगा, 20% आपने निकाला होगा, हर बार जितनी भी बार भी डिपॉजिट होगा आपको 20% उसमें से रिजर्व में निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। बचा हुआ पैसा क्या करोगे? लोन पे चढ़ा दो। अब 800 में से 180 चले गए, 160 चले गए, बचा कितना? 660, क्या कर दोगे? लोन पे चढ़ा दो।
ठीक है। अब जिसको लोन दिया होगा फिर उसके पास क्या हुआ होगा, डिपॉजिट हुआ होगा, उसके अकाउंट में गए होंगे, डिपॉजिट हुए होंगे पैसे, हाँ या ना, फिर डिपॉजिट आया, फिर तुम लोग रिजर्व निकाल लो 20%, हाँ या ना, कितना हुआ 128, 128 तुमने 660 में से निकाला 20%, बचा कितना 512, फिर से लोन पे दे दो, यही प्रोसेस चलता रहेगा। अब फिर तुम आओ, फिर से 512 तुम यहां पे लिखो, फिर इसका 20% यहां निकालो, जो बचेगा फिर लोन पे दो, फिर ये वापस होगा, ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस। कब तक चलेगा सर ये, कब तक चलेगा, सिंपल समझना, अब आएगा बात एंड पे। कब तक चलेगा, जब आपका ये इनिशियल डिपॉजिट, क्या देखो ध्यान से देखना, ये जो इनिशियल डिपॉजिट है, जो ये 1000 रुपए जो आपके पहली बार डिपॉजिट हुए थे, वो जब आपके ये रिजर्व के टोटल जब तक बराबर ना हो जाए तब तक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जब तक आपका इनिशियल डिपॉजिट आपके कैश रिजर्व्स के बराबर ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब इनिशियल डिपॉजिट था, पहली बार पैसा कितना था 1000 रुपए, तो रिजर्व भी कितने होने चाहिए 1000 रुपए के होने चाहिए। ठीक है बेटा, समझ आया। लेकिन सर टोटल डिपॉजिट कैसे निकालेंगे, चलो यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन जब नहीं लिखा होगा तो कैसे निकालना होगा वह भी मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से देखना, एक यहां पे एक फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का, जिसको कहते हैं L/1/LRR। अब ये देखो LRR कितना था अपना 20% था, हाँ या ना। अब देखना 1/20%, ठीक है 1/20%, ठीक है। अब क्या करोगे इसको 1/20% को, अगर आपको टोटल निकालना है, टोटल डिपॉजिट्स निकालना है, तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले को इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट, तो तुम्हें पता है इनिशियल डिपॉजिट कितना है 1000 रुपए था, ठीक है। 1/LRR का रेट पता है तुम्हें 20% था। अब देखो कैसे निकलता है, टोटल डिपॉजिट कितने होंगे तुम्हें नहीं पता ना, देखो क्या करोगे 1000 रुपए लिखो 1000 इंटू 1/20%, तो 20 को ये कर देता हूं मैं, ऐसा लिख देता हूं, हाँ या ना, ठीक है। अब ये ऊपर ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाँ या ना। तो देखो इसको कर सकते हैं अपन 1000 इंटू 100/20, जिसका आपका आंसर आ जाएगा 500, या आपका जाएगा 5000, कितना आ जाएगा 5000। ये आपका क्या है टोटल डिपॉजिट, क्या है टोटल डिपॉजिट, ठीक है। ये आपका क्या है टोटल डिपॉजिट, 5000 आपका टोटल डिपॉजिट है। कैसे आया, देखो निकाल दिया 1/LRR था 20%, अपन निकाल दिया 1/20 इंटू 100, 1/20, 20/100, ठीक है। देखो इसको रेसिप्रोकल कर दिया, आ गया, अपन ने सॉल्व किया, आया 5000, ठीक है। ये देखो, अब देखो टोटल डिपॉजिट कितना है 5000। अब तुम एक चीज नोटिस करना, क्यों ऐसे निकाला, क्योंकि लीगल रिजर्व रेशियो जो है, हमारा कैश रिजर्व जो है, वो डिपॉजिट का मात्र कितना होता है 20% होता है। 5000 का 20% क्या है 1000, समझ आया। तो जब भी डिपॉजिट देखोगे, डिपॉजिट का 20% ही रिजर्व होता है, तो टोटल डिपॉजिट का भी 20% क्या होगा, रिजर्व इतना ही होगा, समझ आया, हाँ या ना। और बचा जो 4000 होगा, जो 80% बचा हुआ है, वो क्या होगा, लोन होगा। अब तुम देखो हमारे पास 800 का लोन जाना चाहिए था, लेकिन हमने कितना क्रिएट कर दिया 4000 का लोन क्रिएट कर दिया, सिर्फ एक बार डिपॉजिट होने से। हम उन्हें एक ही चीज को लोन देते कि वापस डिपॉजिट करते करते हमने डिपॉजिट्स भी बढ़ा दिए, मनी को मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से 5000 कर दिया, और 800 से 4000 कर दिया, रिजर्व को 200 से 1000 कर दिए। इसी को ही कहते हैं क्रेडिट का क्रिएशन। देखो क्रेडिट क्रिएट हो गया, 800 से 4000 हो गया, 1000 से 5000 हो गया, मनी मल्टीप्लाई हो गया, समझ आया, क्लियर है। इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है बेटा, क्लियर है। यह बात भी आप समझ लेना। इट रेफर्स टू अ फ्रैक्शन बाय विच कमर्शियल बैंक वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई मनी, मनी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो इनिशियल डिपॉजिट 1000 का था, 1000 का था, हाँ या ना। मनी क्रिएट कितना किया आपने, टोटल डिपॉजिट कितना है 5000, 1000 रुपए से तुमने 5000 रुपए बना लिए, टोटल डिपॉजिट इतना ही था ना। ये होता है मनी मल्टीप्लाई, क्लियर है बेटा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से इसका। चलो बेटा अब बात करते हैं, कुछ अजम्पशन है क्रेडिट क्रिएशन के, क्या कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम को हम कंसीडर करते हैं एक सिंगल यूनिट, जिसको हमने क्या टर्म किया है, बैंक से टर्म किया है, ठीक है। दूसरा अजम्पशन ये है कि सारे ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमी में हो रहे हो किसके थ्रू होने चाहिए, बैंक के थ्रू होने चाहिए। ये कुछ दो अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन के, ठीक है बेटा। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर। अब दो तीन चीजें इसके बारे में जानो जो कि इसके अंदर नहीं लिखी गई किताबों में। इसका एक्ट आया 1934 को, इसको स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल, अप्रैल फूल्स वाले दिन, ठीक है। 1935 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ, जस्ट एक साल बाद। लेकिन ये कहां पे आया, ये आया कलकत्ता में,
ठीक है बेटा, कैलकाटा कहलाता था उस टाइम पे ये, अभी तो कोलकाता कहलाता है। जस्ट इसके 2 साल बाद मतलब 1937 में ये शिफ्ट हो गया परमानेंटली बॉम्बे में। ठीक है बेटा, अब इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा आपको? बॉम्बे में मिलेगा। क्लियर? अच्छा, 1934 के टाइम पे या 1935 के टाइम पे ये प्राइवेट बॉडी के द्वारा ओन किया जाता था। कब किया जाता था? 1935 के टाइम पे प्राइवेट बॉडी द्वारा ओन किया जाता था, गवर्नमेंट का नहीं था, ये प्राइवेट बॉडी द्वारा ओन था। ठीक है, लेकिन होनली ओन करा गया 1949 में, जिसको हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। तो नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, मतलब पूरी तरीके से सरकार ने इसको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था 100% पूरा। कितना? 100% पूरा ओनरशिप किसके पास आ गई थी? इसके सरकार के पास आ गई थी, जिसे हम नेशनलाइजेशन भी कहते हैं। अब ध्यान से देखना, आरबीआई को 3-4 नामों से जाना जाता है, इनफैक्ट ज्यादा नामों से जाना जाता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, सेंट्रल बैंक, एपेक्स बॉडी, इशुअर ऑफ करेंसी, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना, और बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, ऐसे कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। तो आरबीआई ही कहलाता है। आरबीआई क्या है? इंडिया का एपेक्स बैंक है, एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है, जो कि मनी कंट्रोल को और पैसे के मतलब पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसे हम आरबीआई कहते हैं। रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक आरबीआई। इट इज एन एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन which controls and regulates the entire banking system and money supply of the country। कंट्री के एंटायर मनी सप्लाई, की मनी सप्लाई का क्या करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ऑल्सो एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कैसे चलाना है, वो पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। ठीक है बेटा, इसके कुछ फंक्शन है। करेंसी नोट्स इशू करते हैं, सारे 2 से लेकर आपके 2000 तक या 500 तक के जितने भी नोट और सिक्के हैं, वो कौन इशू करता है? आरबीआई करता है। सिर्फ 1 रुपए का जो सिक्का है, जो सिर्फ 1 रुपए का सिक्का है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है इशू। ठीक है, 1 रुपए का सिक्का और नोट आरबीआई नहीं करता, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। क्लियर? बैंकर टू दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अपना खाता खुलवाना हो तो कहां खुलवाएंगे? एक्सिस बैंक, एसबीआई के अंदर नहीं, वो कहां खुलवाते हैं? आरबीआई के अंदर खुलवाते हैं। तो सरकार का बैंक होता है कौन? आरबीआई। फिर बैंकर का बैंक, अच्छा बैंक तो अपना रोल निभाती है ना। अब बैंकों को भी अगर बैंक की जरूरत पड़े, उनको पैसे की जरूरत पड़े, तो किससे मांगेंगे? आरबीआई से मांगेंगे। तो बैंकों का भी बैंक कौन होता है? मतलब बैंक अगर पापा है तो दादा कौन है? हमारे आरबीआई है। ठीक है, फिर आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब ये बैंक जो है ना, अगर ये सबसे मार्केट में पैसा मांगने निकले और कहीं भी कोई भी पैसा ना दे, तो लास्ट आदमी या लास्ट रिसोर्ट कौन होगा? कि लास्ट मतलब कि यही आखिरी व्यक्ति है या यही आखिरी बॉडी है जिनसे पैसा मिल सकता है, वो आरबीआई होता है। मतलब बैंकों को आखिरी में कोई पैसा ना दे, तो आखिरी में कौन बचेगा, कौन पैसा देगा? वो आरबीआई देगा। ठीक है बेटा, फिर आता है सुपरविजन ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक, सारे कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है, उनके आईएफएससी कोड, ऐसे कई सारे ब्रांच नंबर्स और कई सारी चीजों को रेगुलेट करता है आरबीआई। ठीक है बेटा, फिर आता है कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज। बेटा इसको कस्टोडियन कहते हैं। कस्टोडियन मतलब रखवाला, रखवाला किसका? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। तो जो डॉलर्स आपके पास देश में आते हैं ना, उसको रिजर्व में कौन रखता है? बचा के कौन रखता है? हमारा आरबीआई रखता है रिजर्व में। ठीक है, उसके रिजर्व्स बना के रखता है। क्लियरिंग हाउसेस की तरह काम करना, कंट्रोल्स दी सप्लाई ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के कंट्रोल के लिए भी काम करता है। इसके बारे में अपन अभी समझेंगे, इसके बारे में बहुत बड़ा पॉइंट अपन समझेंगे अभी। ठीक है, फिर देखना कलेक्ट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, कि देश की क्या आर्थिक स्थितियां हैं, उनके बारे में डेटा कौन बताता है? आरबीआई बताता है। ऐसे कई सारी चीजें इसका काम है, फंक्शन है। क्लियर? लेकिन अब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। सर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि जो कंट्रोल करे, रेगुलेट करे मनी के सप्लाई को और क्रेडिट को, मतलब लोन लेने की जो क्रेडिटनेस होती है ना, उसको सप्लाई को ये रेगुलेट करे इकोनॉमी के अंदर, उससे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जो कि कौन इशू करता है? आरबीआई करता है बेटा। ठीक है, अब कि हमें लोन आसानी से मिलेगा नहीं मिलेगा, मार्केट में इकोनॉमी में सप्लाई मनी की ज्यादा रहेगी कम रहेगी, वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई करता है। लेकिन कुछ मेजर्स के थ्रू करता है, कुछ चीजों के थ्रू करता है, कुछ टूल्स हैं उनके थ्रू करता है। वो टूल्स क्या है? ध्यान से देखो, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स की कुछ मदद के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है बेटा? नंबर्स की मदद के थ्रू। पहले फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो बेटा, अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ये नंबर्स की मदद से क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। कैसे? बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनको समझते हैं। अच्छा, ये वन शॉट वीडियो नहीं है, ये एक रैपिड शॉर्ट का एक काइंड ऑफ वीडियो है, कि रैपिड रिवीजन भी नहीं है और वन शॉट भी नहीं, उसका बीच का कुछ है। अगर मेरे पास वन शॉट जब आएगा ना, तो आप इसको और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि हर एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी जा सकती है यहाँ पे।
पर जितना अभी मुझे पता है, तुम्हारे एग्जाम है तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, इसलिए क्विक रिवाइज करवा देता हूं। ध्यान से देखो, बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी क्या है? बैंक रेट एक ऐसा रेट है जहां पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे देता है लॉन्ग टर्म लोन की तरह, मतलब लोन देता है, कमर्शियल बैंक को लोन देता है आरबीआई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, और जिस पे वो ब्याज चार्ज करता है, जिस रेट पे ब्याज चार्ज करता है, उसे हम बैंक रेट कहते हैं। ध्यान से देखो, बैंक रेट इज द रेट, एक वो रेट है एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स मनी, मनी को दे रहा है, लोन दे रहा है टू कमर्शियल बैंक टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म नीड्स। लॉन्ग टर्म लोन देता है कमर्शियल बैंक को आरबीआई, और जिस रेट पर देता है उसे हम कहते हैं बैंक रेट। ठीक है बेटा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है, मतलब आरबीआई जो है, वो या तो सिक्योरिटीज को सेल करते हैं या परचेस करते हैं मार्केट में। अब जैसे मान लो आरबीआई है, आरबीआई ने सिक्योरिटीज को सेल कर दिया, तो मतलब पैसा आ गया आरबीआई के पास, उनने कुछ बेचा सिक्योरिटीज, है ना, ट्री बिल्स बेच दिए, कुछ भी बेच दिए, ऐसे सिक्योरिटीज बेच दी, बॉन्ड्स बेच दिए, उन्होंने मार्केट में दे दिए। अब लोगों ने खरीद लिए, बैंक ने खरीद लिया, पैसा किसके पास आ गया? आरबीआई के पास आ गया, तो इकोनॉमी से पैसा निकाल लिया आरबीआई ने। ठीक है बेटा, इस तरीके के प्रोसेस को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है बेटा। इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को या तो सिक्योरिटी सेल करते हो या खरीदते हो, उससे या तो मनी सप्लाई बढ़ता है या घटता है, ऐसे आपको ट्रांजैक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा। सीआरआर क्या है? आपको याद है मैंने अभी एलआरआर पढ़ाया था, लीगल रिजर्व रेशियो, हाँ या ना। अब उसी के दो पार्ट्स बनते हैं। लीगल रिजर्व रेशियो के अंदर दो हिस्से होते हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर मतलब एक ऐसा कैश रिजर्व रेशियो है जो कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। मतलब कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई है, एसबीआई के पास जितने भी डिपॉजिट्स आएंगे उसमें से एक रिजर्व निकालेंगे और किसको दे दिए जाएंगे? आरबीआई को दे दिए जाएंगे संभालने के लिए। उसे क्या कहते हो आप? जो आरबीआई रखता है अपने पास, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। जो डिपॉजिट्स आए उसमें से कुछ रिजर्व्स कमर्शियल बैंक को खुद को मेंटेन करने पड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है। ध्यान से देखो, इट रेफर्स टू अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। एनडीटीएल का मतलब होता है डिपॉजिट्स, है ना, विच अ कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विथ देमसेल्व्स। एसएलआर कमर्शियल बैंक मेंटेन करता है, सीआरआर आरबीआई करता है, याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। क्लियर। रेपो रेट क्या है? देखो बैंक रेट और रेपो रेट में फर्क क्या है, ध्यान से सुनना। बैंक रेट में क्या होता है? आरबीआई लोन देता है किसको? कमर्शियल बैंक को, लेकिन लंबे समय के लिए। ठीक है। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई दे रहा है कमर्शियल बैंक को लोन, लेकिन कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म लोन होता है, और जिस रेट पे चार्ज होता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ध्यान से सुनो, इट इज अ रेट, इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री lends money to commercial bank to their long term needs, नहीं शॉर्ट टर्म नीड्स होता है। ये क्या है बेटा? ये शॉर्ट टर्म नीड्स है, शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करता है। क्लियर। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में मतलब है कि भैया हर बार सिर्फ कमर्शियल बैंक को जरूरत थोड़ी पड़ेगी, किसको जरूरत पड़ेगी? अब यहां पे जरूरत बेटा किसको पड़ने वाली है? हमारे आरबीआई को भी जरूरत पड़ने वाली है। तो आरबीआई को जब जरूरत पड़ेगी तो उनको पैसा कौन देगा? कई बार कमर्शियल बैंक भी देते हैं। मतलब मान लो आरबीआई के पास पैसे कम पड़ गए, ठीक है, तो उनको पैसे कौन देगा? एसबीआई दे देगा पैसे। ठीक है। लेकिन एसबीआई को ब्याज भी तो मिलेगा आरबीआई की तरफ से, हाँ या ना? इस ब्याज को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक फॉर अ रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब ध्यान से देखो, या तो लोन दे दे किसको? देखो यहां पे लिखा है कि सरप्लस मनी को डिपॉजिट कर दिया, दोनों केस में हो सकता है। आरबीआई को अगर पैसा जरूरत पड़ा तो लोन के फॉर्म में दे दिया, ठीक है, या फिर आरबीआई के ये कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ गया तो कई बार वो किसको दे देते हैं? आरबीआई को दे देते हैं रखने के लिए, उससे ऊपर ब्याज चार्ज कर लेते हैं उनसे। ठीक है बेटा। तो दोनों केस में होता है, लोन भी दे सकते हैं या सरप्लस मनी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। क्लियर, समझ आया बेटा? इसका फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। चलो बेटा, अब हमने बात कर ली क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। देखो क्या होता है, रेपो रेट है। अगर मान लो इनके रेट चेंज हो जाए ना, 4 से 4.5 हो जाए, 4.5% हो जाए, 4 से 6% हो जाए, तो इन रेट्स के चेंज होने की वजह से, नंबर्स की चेंज होने की वजह से मनी सप्लाई या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। इस वजह से मनी को कंट्रोल किया जाता है जब नंबर्स के चेंज होते हैं, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब आते हैं क्वालिटेटिव पे। क्वालिटेटिव मतलब क्या? क्वालिटी का इस्तेमाल करके आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हो या क्रेडिट को कंट्रोल करते हो। कैसे? मार्जिनल रिक्वायरमेंट या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या फिर मॉरल सुवेशन। अब ध्यान से देखना,
मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसको तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, हर आदमी लोन लेता है, हाँ या ना? मान लो 10 लाख रुपए का लोन है, 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तुम्हें। अब बदले में तुम्हें कुछ लोन ऐसी थोड़ी मिल जाएगा, तुम्हें बदले में सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी ना, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। बिना गिरवी रखे लोन मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो कितने का लोन, कितने की चीज गिरवी रख रहे हो? मान लो तुम्हें रखनी पड़ रही है 14 लाख की चीज गिरवी। सर 10 लाख के लोन के लिए 14 लाख की चीज गिरवी रखोगे क्या? हाँ, रखनी पड़ती है दोस्त। क्यों? देखो, मान लो कि तुम्हारी अगर जमीन है 10 लाख रुपए की और तुम्हें 10 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक ने क्या बोला? एक काम करो, जमीन दे दो हमारे लिए, हमारे नाम कर दो, मतलब हमें दे दो सिक्योरिटी में, 10 लाख रुपए ले जाओ। अब कल को ये 10 लाख रुपए की जमीन की वैल्यू कम हो जाती है और हो जाती है 8 लाख रुपए, तो जिसने लोन दिया है उसके तो फायदा है ना, वो लोन क्यों चुकाएगा? क्योंकि जो बदले में उसने सिक्योरिटी दी है वो उसके लोन अमाउंट से कम की हो गई। मतलब सिक्योरिटी 8 लाख की, लोन 10 लाख का, तो 2 लाख का फायदा है ना भाई, चुकाएगा क्यों लोन? वो तो बैंक को वापस पैसा ही नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा सिक्योरिटी ज्यादा होती है लोन अमाउंट से। क्लियर? अब कई बार क्या होता है बेटा कि आपको ना ये रिक्वायरमेंट्स बढ़ाने को बोला जाता है आरबीआई के द्वारा। ये बोल दिया जाता है कि 10 लाख के लोन के लिए जो तुम पहले 14 लाख मांग रहे थे ना, अब इसकी जगह इसको 16 लाख कर दो। हैं? 16 लाख कर दो? क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा, अब बताओ ना, तुम कितनी लॉजिकल बात सोच रहे हो कि सर ये दिमाग में आ रहा होगा तुम्हें कि 10 लाख के लोन के लिए 16 लाख की सिक्योरिटी रख रहे हैं। अरे 16 लाख रुपए होते तो 10 लाख रुपए मांगते क्या? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे बहुत कम लोग बचेंगे जो लोग लोन लेने वाले होंगे, हाँ या ना? इस वजह से हमारा मनी सप्लाई कंट्रोल होता है। समझ आया? क्लियर हुआ? इन तरीकों से हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। फिर आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है। देखो, आरबीआई के इंस्ट्रक्शन होते हैं क्योंकि भैया जो क्रेडिट देना है ना, तो हम तुम्हें बता रहे हैं किस किस इंडस्ट्री को देना है और किस किस को नहीं। जैसे कि मान लो हेल्थ है, हेल्थ इंडस्ट्री है, ठीक है बेटा, मान लो हेल्थ इंडस्ट्री है, ठीक है। फिर एक हो गया आपका ऑटोमोबाइल हो गया, मतलब गाड़ियों वाली, कार लिख देता हूं मैं, चलो ठीक है, सीधा सीधा कार लिख देता हूं, ठीक है, कार हो गया, ठीक है। फिर हो गया फोन हो गया, मोबाइल फोन्स होते हैं, है ना। फिर उसके बाद स्कूल हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया। फिर उसके बाद आप मान लो लोन घर के लिए, हाउस लोन, होम लोन, है ना, हाउस लोन, होम लोन। अब उसमें क्या बोला गया? अब सरकार ये बोलती है कि यार देखो, अगर मैं ऐसे लोन के अमाउंट के साथ सिक्योरिटी चेंज कर दूं या रेपो रेट या ऐसी कोई चीजें चेंज करूं, उस पर सबका असर पड़ता है, सबको असर पड़ता है उस चीज से, हाँ या ना। अब मैं चाह रहा हूं कि सबको असर ना पड़े, कुछ कुछ इंडस्ट्री को ही असर पड़े, तो क्या करूंगा? देखो, हेल्थ के लिए लोन चाहिए क्या? हाँ दे दो भैया, हेल्थ के लिए लोन दे दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या आपको घर के लिए लोन चाहिए क्या? हाँ, घर के लिए भी दे दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। लोगों के पास छत होनी चाहिए और हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, दो चीज अच्छी है, ठीक है। कार के लिए लोन देना है क्या? नहीं, मना कर दो। क्यों मना कर दो? पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। अगर कार के लिए लोन नहीं मिलेगा तो इकट्ठा पैसा देना पड़ेगा लोगों को, और इकट्ठा पैसा सबके पास होता ही नहीं है, इसीलिए गाड़ियों की सेल कम हो जाएगी और मनी सप्लाई या क्रेडिट कंट्रोल होगा। समझ आया? तो यहां पे आप डिसाइड कर सकते हो, फोन के लिए लोन देने की जरूरत है क्या? नहीं, मना कर दो, फोन के लिए कोई लोन नहीं दिया जाएगा। एजुकेशन के लिए लोन देने की जरूरत है क्या? हाँ भैया, बच्चे पढ़ाने, हमें एजुकेशन के लिए लोन दो। मतलब 5 एरिया में से हमने 3 में लोन अलाउ किया, 2 में अलाउ नहीं किया। मतलब क्या हुआ? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। किसको लोन देना है, किसको नहीं, इसके बारे में अपन सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लियर? समझ आया बेटा? और लास्ट पार्ट है मॉरल सुएशन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये कॉम्बिनेशन है, किस चीज का कॉम्बिनेशन है? परसुएशन का और प्रेशर का। सिंपल भाषा में बताऊं, प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ, वरना जबरदस्ती भी समझा सकते हैं। ये रहा प्रेशर और ये रहा परसुएशन। प्यार से समझा रहे, समझ जाओ, नहीं तो प्रेशर से समझा देंगे। मॉरल मतलब प्यार और सुएशन मतलब प्रेशर। तो मॉरल सुएशन का मतलब है प्यार से समझ जाओ कि भैया लोन नहीं देना है, नहीं तो प्रेशर से समझाएंगे। किन किन चीजों के थ्रू बताते हैं? स्पीचेस, डिस्कशंस या लेटर्स के थ्रू ये आपको गाइड करते हैं या इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भैया आपको लोन नहीं देना है देश के अंदर। क्लियर है बेटा? ये कुछ तरीके के मेथड है जिसकी क्वालिटी है, इसमें नंबर्स का कोई रोल नहीं है, क्वालिटी का रोल है, ठीक है बेटा, इसलिए इसको क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। आ जाओ फटाक से पहले क्वेश्चन के अंदर, हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। इसके बाद कई सारे आपके क्वेश्चन, इनको प्रैक्टिस करना और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। चलो, फॉर्मुलेट, डैश फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है? कमर्शियल बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, सेंट्रल ओवरड्राफ्ट या फिर सेंट्रल बैंक? आपको पता है बेटा, द राइट आंसर इज सेंट्रल बैंक। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलेंगे, तो इसकी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है
और बाकी मिलेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए और आपको अगला बनना है नेक्स्ट टॉपर। थैंक यू सो मच।